हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस कक्षा में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। यस, ग्रेट। तो मैं आपके पिछले सेशन में जो कमेंट्स थे वो पढ़ रही थी, तो उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि मैम आप एंजियोस्पर्म्स कवर नहीं करेंगे क्या? ठीक है बच्चा, एंजियोस्पर्म्स जो है उसके लिए आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, जिसमें अपन पुष्पीय पादपों की आकारिकी, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, एनाटमी है, रिप्रोडक्शन है, वो सब हम डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए टॉपिक कवर नहीं किया है बिकॉज हम डिटेल में उसको अलग अलग चैप्टर्स जो है इंडिविजुअली उनको पढ़ेंगे। अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी में भी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है एंजियोस्पर्म्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स का। बाकी सारा जो है उन्होंने अगले जो चैप्टर्स हैं उनमें उसको डिस्क्राइब कर रखा है। तो अपन भी सब चीज़ पढ़ेंगे, आप टेंशन न लें। ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे पर उनके इंडिविजुअल चैप्टर्स में। ओके, ग्रेट। तो चलिए हम अपनी क्लास आज शुरू करते हैं। आज हमारा प्राणी जगत है, उसका लेक्चर 2 है। ठीक है, जिसमें अपन वर्गीकरण के कुछ आधार रह गए थे वो पढ़ेंगे और फिर फाइलम पॉरीफेरा करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो पिछले सेशन में बेसिकली अपन ने वर्गीकरण के आधार पढ़े थे। अपन ने किंगडम एनिमेलिया शुरू किया था। किंगडम एनिमेलिया में मेनली सारे बहुकोशिकीय और कैसे जीव आते हैं? किंगडम एनिमेलिया में सारे बहुकोशिकीय विषमपोषी यूकैरियोटिक जीवों को हम इसके अंदर रखते हैं बेसिकली एनिमेलिया किंगडम में। फिर हमने वर्गीकरण के आधार देखे थे जिसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में डिवाइड करते हैं। फाइलम मैंने आपको बताया था 11 फाइलम है जिसको आपको ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन सारे एग्जाम्पल्स को याद कर सको। ठीक है, जैसे जैसे वर्गीकरण के आधार में जब आप देखोगे जिस जिस बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई किया है तो उसको याद करने के लिए वो ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर में उसको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने फर्स्ट बेसिस जो देखा था वो अपन ने देखा था संगठन स्तर, है ना। संगठन का क्या स्तर है? बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन बोले कोशिकीय है, ऊतक है, अंग है या अंग तंत्र है। 4 तरीके का अपन ने देखा था। तो अपन ने सबसे जो सिंपलेस्ट है वो क्या हो गया? कोशिकीय स्तर, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको सेल्स तो मिलेंगे पर ये सेल्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ऊतक नहीं बना रहे हैं। जो अपन ने देखा था बेसिकली हमें मिलेगा पॉरीफेरा में, याद है आपको? ठीक है, फिर अपन ने देखा था ऊतक टिश्यूज बनना। टिश्यूज अपन ने इसके बाद वाला फाइलम जो आता है सिलेंटरेटा और टीनोफोरा, इसके अंदर देखा था, है ना। फिर अपन ने देखा अंग बनना, ठीक है, ऑर्गन बनना, वो अपन ने देखा प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ठीक है, फिर अपन ने देखा अंग तंत्र बनना, ऑर्गन सिस्टम्स होने लगे। ठीक है, वो अपन ने देखा एस्केल्मेंथीज से शुरू हुए और कॉर्डेट्स तक। ठीक है, तो अगर आपने ऑर्डर में याद किए हुए होंगे फाइलम तो आपको इजीली ये चीज़ें याद हो जाएंगी, इसीलिए ऑर्डर में याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट था संगठन स्तर। फिर अपन आए थे नेक्स्ट पे, दैट वाज समिति। ठीक है, दैट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे अपन ने क्या देखा था बेटा कि 3 तरीके की सिमेट्री, बेसिकली 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। एक होता है असमिति, दैट इज एसिमेट्रिकल। ठीक है, इसमें अपने आते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, मैंने इसमें आपको 2 एक्सेप्शंस बताए थे अगर आपको याद हो तो, साइकिन और ल्यूकोसोलिनिया, ये 2 स्पॉन्जेस हैं जो अरीय सममिति दिखाते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिकल मतलब आप किसी केंद्रीय भाग से कोई भी एक्सेस जब आप पास करते हो, कोई भी रेखा पास करोगे, इनको काटोगे तो आपको 2 समान रूप में आप इनको नहीं डिवाइड कर सकते, एसिमेट्रिकल हैं। ठीक है, फिर होती है रेडियल सिमेट्री, दैट इज अरीय सममिति। और अरीय सममिति में अपन ने एग्जाम्पल देखा था सिलेंट्रेटा, है ना, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में स्पेशल क्या है जो हमें याद रखना है, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इकाइनोडर्मेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्पेशलिटी है इसकी सिमेट्री के बेसिस पे? इसका जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, इसका वयस्क जो है वो जो अडल्ट है वो बेसिकली रेडियल सिमेट्री अरीय सममिति शो करता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको नोट करने की। ठीक है, फिर अपन ने देखा था एक होती है द्विपार्श्व, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री,
जो आपको मिलेगी इसके बाद वालों में, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स। इकाइनोडर्मिस इसमें एक एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो असम्मित अर्य द्विपार्श्व अपन ने सम्मिति के बेसिस पे इस तरीके से डिवाइड किया था। नेक्स्ट अपन ने देखा था परिसंचरण तंत्र, ठीक है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है, यस, ओपन है या क्लोज्ड है। ओपन है मतलब खुला है, इसका मतलब क्या कि हार्ट जब ब्लड कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो ब्लड निकल के कैविटी में आ रहा है और जो सारे सेल्स हैं ऊतक है वो उस ब्लड में डूबे हुए हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम आपको मिलेगा किस किस में, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, मोलस्का में, यस, इकाइनोडर्मेटा में और हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है। इन चार में आपको ओपन मिलेगा, क्लोज्ड आपको मिलेगा एनिलीडा में, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इनको आपको समझ लीजिए क्योंकि मैं पहले कर चुके हैं, एनिलीडा में और कॉर्डेट्स में, ठीक है। क्लोज सिस्टम मतलब हार्ट ने पंप किया ब्लड और फिर वो कहाँ, वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, जैसे शिराओं में या आर्टरीज में, कैपिलरीज में, इनके अंदर जाता है। तो ये आपको एनिलिडा से कॉर्डेट में मिलेगा। ओपन सिस्टम आपको आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था पाचन। पाचन किस तरीके का है, ठीक है, ये भी दो तरीके का हो सकता है, या तो ये हो सकता है इंट्रासेल्यूलर या ये हो सकता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। याद है आपको, इंट्रासेल्यूलर मतलब अंतः कोशिकीय, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब बाह्य कोशिकीय। इंट्रासेल्यूलर आपको किस में मिलेगा बेटा, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फाइलम, पॉरीफेरा में, ठीक है, और सिलेंटरेटा, जहाँ सिलेंटरेटा होगा वहाँ टीनोफोरा तो आ ही जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपको मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो सिलेंटरेटा और टीनोफोरा होते हैं, अगेन स्टार मार्क, इनमें आपको इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मिलेगा, दोनों तरीके के डाइजेशन मिलेंगे, अंतः कोशिकीय भी बाह्य कोशिकीय भी, सिलेंटरेटा और टीनोफोरा में, ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था पाचन मार्ग कैसा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है इनका, ठीक है, ये भी दो तरीके का हो सकता है। क्या हो सकते हैं दो तरीके, एक हो सकता है अपूर्ण और एक हो सकता है पूर्ण, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कंप्लीट किसको बोलेंगे, कंप्लीट उसको बोलेंगे जिसमें दो छेद है, दो छिद्र है आरनाल में, ठीक है, एक मुख की तरह एक्ट कर रहा है और एक गुदा की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये पूर्ण है। अपूर्ण क्या हुआ, सिर्फ एक ही छेद है, ठीक है, इस तरीके से, जो कि मुख या एंड गुदा, ठीक है, दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक ही छेद है तो अपूर्ण, अगर दोनों है तो पूर्ण। अपूर्ण आपको किसमें मिलेगा, सिलेंटरेटा, ठीक है, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है। वेरस पूर्ण आपको मिलेगा एस्केल्मिन्थीस से कॉर्डेटा तक। समझ में आया बेटा, ये अपन ने पढ़ा था। फिर इसी से रिलेटेड एक और चीज क्या हो गई, कि जैसे फिफ्थ हो गया है, सिक्स्थ अपन ने क्या देखा था, यस, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान है ना, बॉडी प्लान अपन ने तीन तरीके के देखे। एक तो है सेल एग्रीगेट, जो कि अपने को पॉरीफेरा में मिलेगा, क्योंकि इसके सेल्स अपन ने जैसे देखा कि सेल्स तो हैं, काफी सारे सेल्स का ये बना हुआ है, पर सेल्स जो है वो टिश्यूज नहीं बना रहे, तो अलग अलग लूजली प्लेस सेल्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इनका है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है। फिर अपन ने दूसरा बॉडी प्लान कौन सा देखा था बेटा, अपन ने देखा था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमें इन वालों में मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक ही मुख एक ही छिद्र है जो मुख और गुदा दोनों का काम कर रहा है। तो जो बॉडी वॉल है वो यहाँ से नीचे से बंद होती है ऐसे,
क्योंकि यहाँ कोई छेद नहीं है ना, तो ये बंद है। तो एक थैली जैसी संरचना है जिसमें एक ही ओपनिंग है, ठीक है। इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और ये इन्हीं में ही मिलेगा जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है। दूसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका के अंदर नलिका, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। इसमें क्या होगा, बॉडी वॉल कैसे होगी, इस तरीके से होगी, क्योंकि दोनों तरफ छेद है तो ये इस तरीके से बंद नहीं हो सकती, तो दोनों तरफ ओपनिंग है, इस वजह से बॉडी वॉल भी इस तरीके से इसके पैरेलल होगी। तो ये एक ट्यूब और उसके अंदर दूसरी ट्यूब, तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ये आपको इन्हीं के अंदर मिलेगा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं एस्केलमेंथीस से कॉर्डेट्स में। समझ में आया, क्योंकि इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने इसके बाद ही आपको ये पढ़ाया था बॉडी प्लान, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा जननिक स्तर। जननिक स्तर दैट इज जर्मिनल लेयर्स, है ना। तो जननिक स्तर के बेसिस पे अपन ने डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 कोर की, 3 कोर की, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें 2 जननिक स्तर हैं, 2 जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और बीच में है मीजोग्लिया, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 2 जर्मिनल लेयर्स हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा। यस बेटा, ओके। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो गए, जिनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स है, नाम से ही पता चल रहा है 3, है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों इनके अंदर मिलेगी। ये हो गए प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स तक, ठीक है। ये जननिक स्तर के बेसिस पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था बॉडी कैविटी, देह गुहा, सीलोम, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं इनको, ठीक है। अगुहीय, कूटगुहीय या फिर प्रगुहीय, है ना। ट्रू सीलोम है, फॉल्स सीलोम है, या सीलोम है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था बॉडी कैविटी क्या होती है। बॉडी कैविटी आपकी गट जो है दैट इज आहार नाल, और जो आपकी बॉडी वॉल है, ये है आपकी बॉडी वॉल, ठीक है, और ये हो गई आपकी गट। तो इसके बीच में जो स्पेस है, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, ये जो खाली जगह हमें दिखती है वो होती है हमारी बॉडी कैविटी, ठीक है। अगर ये तो ये बॉडी कैविटी है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं, खाली जगह नहीं है, तो ये कैसे हुए, ये हुए एसीलोमेट, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, ओके। एक और क्या कंडीशन हो सकती है कि ये कैविटी है तो सही, ठीक है, कैविटी है तो सही, पर ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, ठीक है, मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है इसके अराउंड, यस। तब इसको अपन बोलेंगे सीडोसीलोमेट, कूटगुहीय, ठीक है। तो लगता तो है कि सीलोम जैसी है पर एक्चुअली है नहीं, यस। तो ये हमें मिलती है एस्केलमेंथीस में। और एक हो जाएगा जब ये जो बॉडी कैविटी है ये दोनों तरफ मीजोडर्म से लाइंड है, बॉडी वॉल के अंदर की तरफ भी और आहार नाल के बाहर की तरफ भी मीजोडर्म की लाइनिंग है जो बॉडी कैविटी के अराउंड है, तब अपन इसको बोलेंगे यूसीलोमेट, या आप ट्रू सीलोम भी बोल सकते हो, या सिर्फ सीलोमेट भी बोल सकते हो इनको आप। तो ये आ जाते हैं हमारे एनिलीडा से कॉर्डेट्स तक, ठीक है बेटा। तो 3 तरीके के हमने ग्रुप बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह की बॉडी कैविटी या सीलोम है या नहीं है, या फॉल्स है, ठीक है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ये जो सीलोम है वो कैसे बन रही है, उसके बेसिस पे भी 2 में डिवाइडेड है। तो एक होते हैं शाइजोसीलोमेट, शाइजोसीलोमेट कौन होते हैं, जिसमें जो सीलोम है वो बन रही है किस वजह से, मीजोडर्म के विपाटन की वजह से, मीजोडर्म के विपाटन, तो आप बोल सकते हो ब्रेकडाउन, इसकी वजह से बन रही है, ठीक है। इसमें कौन आ जाते हैं, पहले 3 एनिलीडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, ये शाइजोसील। एंटरोसीलोमेट कौन होते हैं? भाई इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे वही तो होंगे जिनमें ट्रू सीलोम मिल रही है, वही तो अपन बता रहे हैं ना कि ट्रू सीलोम कैसे बनी। अगर वो मीजोडर्म के विपाटन से बनी तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, और अगर वो मीजोडर्म की अतिवृद्धि की वजह से बनी, ठीक है, अतिवृद्धि की वजह से बनी है अगर, तो उसको अपन बोलते हैं एंटेरोसीलोम। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे एंटेरोसीलोमेट, जिसमें नेक्स्ट तीन आ जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो शाइजोसीलोमेट, एंटेरोसीलोमेट। यस, तो यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आई होप सबको याद है ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बेसिस पे आते हैं, और नेक्स्ट बेसिस हमारा है खंडी भवन, दैट इज सेगमेंटेशन। ठीक है, खंडी भवन या सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो जीव है अगर वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खंडों में विभाजित है, ठीक है, डिविजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है, तब आप उसको बोलते हो सेगमेंटेशन। उसमें खंड है, ठीक है, पर खंड बाहर बाहर से नहीं होने चाहिए, अंदर से भी वो डिवाइडेड है, बिल्कुल पट है, जैसे सेप्टा बोल रहे हैं यहाँ पे आप देख लो, ये क्या है, ये सेप्टा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं खंडी भवन या फिर सेगमेंटेशन। ओके, अब खंडी भवन या सेगमेंटेशन जब हो रहा है, जब ये जो सेगमेंट्स हैं, अगर ये जो सेगमेंट्स हैं उनमें जो संरचना है, उनकी जो संरचना है बेसिकली उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ थिंग्स हमें बार बार रिपीटेडली दिख रही है हर एक सेगमेंट में। ठीक है, तो संरचना की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो इस तरीके की सेगमेंटेशन को आप बोलोगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। समझ में आया आपको? तो एक तो है कि बस ये डिवाइडेड है पार्ट्स में, ठीक है, वो तो सिर्फ सेगमेंटेशन हो गया, पर अगर हर एक पार्ट जिसमें ये डिवाइड हुआ है उसमें सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो सेम तरीके की संरचना दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको किन में देखने को मिलती है ये आपको याद रखना है, और यही इसमें से पूछा जाता है मेनली कि ट्रू सेगमेंटेशन आपको किस में देखने को मिलती है, तो वो आपको मिलती है एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको किसमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा? एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये तीन फाइलम के जो जीव हैं उनमें हमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे हम लोग भी कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, हम लोग कॉर्डेटा में ही आते हैं, तो हमारे अंदर भी मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, या हमारे अंदर भी संरचनाओं की पुनरावृत्ति होती है? हाँ होती है। यस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए रिब्स, तो जो रिब्स हैं वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है ना, और सारी रिब्स एक जैसी हैं, सेम संरचना की है, ठीक है, तो संरचना की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे ही वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, हमारी बैकबोन में जो वर्टिब्रे हैं सेम संरचना है सबकी, ठीक है, तो संरचना की पुनरावृत्ति हो रही है, सो दैट इज मेटामेरिज्म। ओके, तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये तीन ऐसे फाइलम हैं जो आपको ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, खंडी भवन या फिर सेगमेंटेशन। ओके, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि अगर सेम संरचना की पुनरावृत्ति हो रही है दैट इज मेटामेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नोटोकॉर्ड, दैट इज पृष्ठरज्जु। नोटोकॉर्ड है या नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटोकॉर्ड होती क्या है? तो जब हमारा भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो मीजोडर्म से एक शलाका जैसी एक संरचना, बेसिकली एक रॉड जैसी एक संरचना बनती है, जो कि आपके डॉर्सल सरफेस दैट इज पृष्ठ सतह पर होती है, जिसको अपन बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान
शलाका या रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन बोलते हैं नोटोकॉर्ड, जो कहाँ होता है, पृष्ठ सतह पर होता है। ठीक है, डॉर्सल सरफेस, आपका डॉर्सल आपका पीछे, वेंट्रल आगे वाला साइड। ठीक है, तो डॉर्सल साइड पर यह आपके होती है नोटोकॉर्ड। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे रज्जुकी या फिर कॉर्डेट्स। ठीक है, समझ में आया? अगर इनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो अपन उनको बोलेंगे रज्जुकी या फिर कॉर्डेट्स, और अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो इनको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स, जो अपन अभी पढ़ ही रहे हैं, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक। ठीक है, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, फिर हेमिकॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में अपन ने पढ़ा ही ना, कॉर्डेट्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, एव्स है, पाइसेस है, रेप्टिलिया, ये सब अपन पढ़ेंगे, एम्फीबियंस, हम सब आ जाते हैं कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में कौन आ गए, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा। इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है, हम लोग के अंदर नोटोकॉर्ड होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आया? तो ये है नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु के बेसिस पे। फिर हम आते हैं भ्रूणीय परिवर्तन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसमें मेन पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि ब्लास्टोपोर जो होता है उसका क्या भविष्य होता है। यस, इसके बेसिस पे डिवाइड किया। अब सबसे पहले बात है ब्लास्टोपोर होता क्या है। आप लोगों को पता है व्हाट इज ब्लास्टोपोर? यस, ब्लास्टोपोर जिसको कोरक छिद्र भी बोलते हैं अपन, ब्लास्टोपोर कोरक छिद्र, ये इसका क्या होता है एक्चुअली। देखिए, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा होता है, तो एक स्टेज आती है जिसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रुला। आप सबको पता होगा, एक स्टेज होती है जिसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रुला। ठीक है, अब गैस्ट्रुला स्टेज में एक गुहा होती है जिसका नाम होता है आर्केंटरॉन कैविटी। ठीक है, अब इस आर्केंटरॉन कैविटी का में एक छिद्र होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो स्टेज है गैस्ट्रुला, जिसके अंदर एक कैविटी है आर्केंटरॉन कैविटी, और उसका एक छिद्र है जिसको अपन बोल रहे हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, आर्केंटरॉन कैविटी जो है वो आगे जाके क्या बनाती है, आहार नाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बनाती है आपका आर्केंटरॉन कैविटी। अब ये छिद्र दैट इज ब्लास्टोपोर, ये आगे जाके क्या बनाता है, इसके बेसिस पे दो में डिवाइड किया हमने ऑर्गेनिजम्स को। अगर ये ब्लास्टोपोर आगे जाके मुख का निर्माण कर रहा है, अगर ये मुख का निर्माण कर रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमिएट प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, और अगर ये ब्लास्टोपोर गुदा का निर्माण कर रहा है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, तो ब्लास्टोपोर का भविष्य क्या है। ठीक है, ब्लास्टोपोर आगे जाके मुख बना रहा है, तो प्रोटोस्टोम्स, मतलब प्रोटोस्टोम्स में पहले मुख बनता है, पहले मुंह बनता है। ठीक है, और अगर ब्लास्टोपोर आगे जाके गुदा का निर्माण कर रहा है तो वो ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, इनमें पहले क्या बन रहा है, एनस बन रहा है। समझ में आया आपको? तो प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। अब इनके एग्जाम्पल्स, प्रोटोस्टोम्स में कौन कौन आएंगे, सबसे पहले मुंह किसमें मिला हमें, सबसे पहले मुख का निर्माण किसके अंदर हुआ, हमें कहाँ पे देखने को मिला, प्लैटीहेल्मिन्थीस से हम प्रोटोस्टोम्स का शुरुआत करते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स हमें मिलेंगे प्लैटीहेल्मिन्थीस से मोलस्का तक। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीस से मोलस्का तक सारे कैसे हैं, प्रोटोस्टोमेट। ठीक है, और ड्यूट्रोस्टोम्स में कौन आएंगे आपके, यस, ड्यूट्रोस्टोम्स में हम किसको लेंगे, ड्यूट्रोस्टोम्स में हमारे आएंगे तीन, इकाइनोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, EHC, इकाइनोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये तीन जो है हम ड्यूट्रोस्टोम्स में
देते हैं, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमिएट और ड्यूट्रोस्टोमिएट। प्रोटोस्टोम्स में हो गए प्लैटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का, और ड्यूट्रोस्टोम्स में आ गए आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। समझ में आया बेटा? तो ब्लास्टोपोर का क्या भविष्य होगा, इसके बेसिस पे हमने दो में डिवाइड किया, प्रोटोस्टोम्स या फिर ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। नेक्स्ट, लार्वा अवस्था की उपस्थिति, मतलब जो जाइगोट है, ठीक है, जब वो डेवलप होता है तो जीव का जो डेवलपमेंट है उसके लाइफ साइकिल में क्या लार्वा है या नहीं है। अगर लार्वा प्रेजेंट है तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें बीच में एक लार्वा फेज आ रही है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और अगर लार्वा नहीं है तो इस तरीके के डेवलपमेंट को अपन बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट इज प्रत्यक्ष डेवलपमेंट। समझ में आया आपको? तो एक हो सकता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो अप्रत्यक्ष, दैट इज लार्वा की फेज आएगी उसकी लाइफ साइकिल में, ठीक है। और अगर लार्वा नहीं बनता है तो वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। तो ये हमने कुछ और बेसिस देखे वर्गीकरण के। यस, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो जनरली पूछी जा सकती हैं, जैसे कि सर्वप्रथम ऑर्गन किस में देखने को मिले आपको? चलिए बताइए। अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, सेल्यूलर लेवल देखा, टिश्यू लेवल देखा, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल सबसे पहले अपन ने किस में देखा था, जल्दी बताइए? प्लैटीहेल्मिन्थेस में। यस और नो? यस, ग्रेट। फिर सर्वप्रथम अगर मैं पूछूं आपसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर मीजोडर्म का निर्माण सर्वप्रथम किस में हुआ, मीजोडर्म किस में देखने को मिली? तो ऑब्वियसली जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे उन्हीं के अंदर होगी मीजोडर्म, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन है? प्लैटीहेल्मिन्थेस अगेन, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं, सर्वप्रथम हमें एनस किन में देखने को मिली, एनस का डेवलपमेंट सर्वप्रथम किस में मिला हमें? तो वो हमने देखा था एस्केल्मिन्थेस में, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान एस्केल्मिन्थेस से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूं, सर्वप्रथम सीलोमेट एनिमल्स कौन है, ट्रू सीलोम जिनमें देखने को मिली? तो वो हो गए एनेलिडा, ठीक है। फिर मैं पूछूं आपसे, सर्वप्रथम मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको किन में देखने को मिली? ये भी एनेलिडा। तो ये कुछ सर्वप्रथम, सबसे पहले वाली चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये किस में देखने को मिला, वो किस में देखने को मिला, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये कुछ पता होने चाहिए। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, आगे भी और भी हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन एक बार एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया का वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। बेसिकली जो हमने कुछ वर्गीकरण के आधार पढ़े उनके बेसिस पे, सारे इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, कुछ जो पढ़े हैं वो इंक्लूड हम करेंगे। तो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ संगठन स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपके पास क्या? कोशिकीय, जिसके अंदर कौन आ जाएंगे? पॉरीफेरा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी सारे जिनके अंदर ऊतक है या फिर अंग है या फिर अंग तंत्र, ठीक है, ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें है वो सेकंड इसमें ले लिए अपन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट इनको क्लासिफाई करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ सममिति, सिमेट्री कैसी है, ठीक है। सिमेट्री के बेसिस पे हमने इनको दो में डिवाइड कर दिया, अरीय है, रेडियल है या फिर बायलेटरल है, ठीक है। अरीय है तो इसमें कौन आ जाएगा बेटा? सिलेंटरेटा और टीनोफोरा। और बायलेटरल है
तो इन सबको अब हम फर्दर डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज ब्लास्टोपोर का मैंने आपको बताया था ना, ब्लास्टोपोर का फेट क्या है, ठीक है, उसका भविष्य क्या है। प्रोटोस्टोम्स हैं, ठीक है, या ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। अब प्रोटोस्टोम्स हैं तो फिर इनको हम फर्दर 3 में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, बताइए क्या बेसिस लेंगे अब हम लेंगे इसका बेसिस एज देह गुहा, बॉडी कैविटी, ठीक है, या फिर सीलोम। तो अगर अगुहीय है तब सीलोम नहीं है तो वो क्या हो गए बेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीस। अगर वो कूट गुहीय है तो ये हो गए एस्केल्मेंथीस, ठीक है, और अगर वो प्रगुहीय है, ट्रू सीलोम है इनमें, तो ये हो गए एनेलिडा से मोलस्का तक, क्योंकि प्रोटोस्टोम्स में सिर्फ मोलस्का तक अपन लेते हैं, ठीक है। तो एनेलिडा से मोलस्का तक प्रगुहीय हो गए। ऐसे ही आप ड्यूटेरोस्टोम्स को भी देह गुहा के बेसिस पे, वैसे इनकी सारी देह गुहा कैसी होंगे, ये प्रगुहीय ही होंगे, ठीक है। ट्रू सीलोम ही आपको इनके अंदर मिलेगी। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे आपके, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है, यस और नो, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया को संगठन स्तर के बेसिस पे पॉरीफेरा, ठीक है, कोशिकीय स्तर, ऊतक अंग, अंग तंत्र वाले। फिर हमने सम्मिति के बेसिस पे अरीय सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति। फिर द्विपार्श्व सम्मिति वाले सबको हम किस पे बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, भ्रूणीय परिवर्धन के बेसिस पे, प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, कि वो बेसिकली ए सीलोमेट है, ट्रू स्यूडो सीलोमेट है या ट्रू सीलोमेट है, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोम सारे ही ट्रू सीलोम वाले ही होंगे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फर्दर भी अगर अपन देखना चाहें तो एनेलिडा से मोलस्का में कैसी सीलोम होती है बेटा, कैसे बनता है, विपाटन से या उनकी अतिवृद्धि से, वेरी गुड, इनमें बनती है विपाटन से, है ना, मीजोडर्म के विपाटन से। तो ये शाइजोसीलोमेट और ये क्या हो गए, एंटरोसीलोमेट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया का, गॉट इट, ग्रेट। अब हम स्टार्ट करेंगे आज फाइलम पॉरीफेरा। ये सारा जो अभी तक अपन ने पढ़ा वो वर्गीकरण के आधार था। ये अगर आपको अच्छे से आ जाएगा बेटा तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आते हैं, और जब आप एक एक फाइलम पढ़ोगे इंडिविजुअली तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपको उसी से पता चल जाएगा जो आपने अभी प्रीवियस में पढ़ा है वर्गीकरण के आधार में। तो आप काफ़ी सारे कैरेक्टर्स खुद बता सकते हो उनके, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं संघ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जैसे नाम आपको दिख रहा है, नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे, पोर्स होंगे। पोर्स मतलब बहुत सारे छेद होते हैं इनकी बॉडी पे, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, पोरस बॉडी होती है, इसीलिए इनका नाम है पॉरीफेरा, ठीक है। इसमें जनरली क्या आते हैं, सारे स्पॉन्जेस को हम इनके अंदर रखते हैं। सिमेट्री कैसी होती है, अधिकांशतः ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ये अपन ने पढ़ा था जब अपन ने सिमेट्री पढ़ी, तो अपन ने देखा था कि ये असममित होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए थे, अब आप मुझे बताइए वो कौन से 2 एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अरीय सम्मिति होती है। यस, मैंने आज भी वापस से रिपीट किया था उसको, सोचिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, कौन से ऐसे 2 स्पॉन्जेस हैं या पॉरीफेरा हैं जिसके अंदर आपको अरीय सम्मिति मिलेगी। यस, एक होता है साइकिन और दूसरा होता है ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। इन दोनों के अंदर आपको अरीय सम्मिति मिलती है, बाकी सारे क्या हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है, क्योंकि इनमें आपको क्या मिल रही है, अरीय सम्मिति, ठीक है। चलिए
अब आप मुझे बताइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इनमें? कोशिकीय स्तर, याद करिए कौन कौन से कोशिकीय स्तर होते हैं? सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इनमें क्या मिलेगा? सबसे बेसिक, यस, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें आपको देखने को मिलता है कोशिकीय स्तर, संगठन स्तर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी प्लान कैसा होता है इनका? अब कोशिकीय स्तर में अलग अलग सेल्स हैं जो ऊतक नहीं बना रहे हैं, तो इनका बॉडी प्लान कैसा होता है बेटा? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, याद है आपको? यस, मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा में कैसा बॉडी प्लान होगा, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। बहुकोशिकीय ये होते हैं क्योंकि एनिमेलिया में सारे बहुकोशिकीय ही होते हैं। ठीक है, जनरली ये आपको कहाँ मिलेंगे? समुद्रों में मिलेंगे, समुद्री जल में। ठीक है, अधिकांश जो हैं वो समुद्री जल में, कुछ जो होते हैं वो स्वच्छ जल में मिलते हैं। ठीक है, तो अधिकांश तो समुद्री जल में मिलेंगे, कुछ हमें मिलेंगे स्वच्छ जल में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में शायद ये आया था कि सारे स्पॉन्जेस समुद्री होते हैं, क्या ये सही है? नो, अधिकांशतः समुद्री जल में ही मिलेंगे, पर कुछ आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस भी होते हैं, स्वच्छ जल में भी मिलते हैं। ओके, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी संरचना। तो अगर हम इनकी बॉडी देखें, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक बड़ा छेद, मैंने आपको बोला इनमें छिद्र बहुत सारे होते हैं ना, तो एक तो हो गया बड़ा छेद, और फिर यस, एक बड़ा छेद है और फिर आपको छोटे छोटे छेद भी देखने को मिलेंगे इनकी बॉडी पे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है बेटा?
देखिए 1 सेकेंड। तो आप ना इसकी संरचना को एक मटके जैसे समझ सकते हैं। एक जैसे मटका होता है ना, मटके में क्या होता है बेटा, ऊपर एक आपको छेद दिखता है बड़ा सा, ठीक है, और पोरस होता है मटका भी, छोटे छोटे छेद होते हैं उसकी बॉडी पे, ऐसे ही स्पॉन्जेस, ठीक है, या फिर पॉरीफेरेंस। इनमें क्या होता है, एक बड़ा छेद हो गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस बड़े छेद को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। और फिर होते हैं ये छोटे छोटे छेद, ये दिख रहे हैं आपको, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, ठीक है। तो ऑस्टिया से तो पानी अंदर घुसता है इनके अंदर, और ऑस्क्यूलम से बाहर आता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे छेद है इनसे पानी अंदर जाता है, ठीक है, और ऑस्क्यूलम से ये बाहर आता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको बीच में एक कैविटी दिख रही है, एक गुहा दिख रही है, ठीक है। जैसे मटका होता है उसके बीच में स्पेस होती है ना, ऐसे इनमें भी एक गुहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है, या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। फिर अपन आते हैं इनकी देह भित्ति पे। देह भित्ति की हम बात करें तो इनकी जो बॉडी वॉल है बेसिकली, इसमें आपको दो लेयर्स देखने को मिलेंगी। एक तो होती है आउटर लेयर, ये है आपकी आउटर लेयर जिसको अपन बोलते हैं पिनेकोडर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पिनेकोडर्म। ये दो तरीके के सेल से मिलके बनी है। एक तो है चपटे सेल, चपटी कोशिका हो गई एक तो, जिसको अपन बोलेंगे फ्लैट सेल्स, ठीक है। एक हो गई अंडाकार कोशिका, इसको हम बोलेंगे ओवल सेल्स, ठीक है। तो दो तरीके की सेल्स मिलेंगी, ये तो हो गई चपटी, ये हो गई ओवल, ये हो गई चपटी, ये हो गई ओवल, ठीक है, अंडाकार या फिर ओवल। तो जो दो ओवल कोशिकाएं होती हैं ऐसे, उनके बीच में आपको क्या मिलता है, छिद्र, दैट इज ऑस्टिया, ठीक है, जिसमें से पानी एंटर करता है। समझ में आया आपको। फिर एक और लेयर होती है, इनर लेयर, जो मैंने आपको ये दिखा रखी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोएनोडर्म, ठीक है। कोएनोडर्म जो है वो स्पेशल सेल्स, स्पेशल कोशिकाओं से मिलके बनी होती है, इसको अपन बोलते हैं कॉलर सेल्स या फिर कोएनोसाइट्स, ठीक है। इन कोशिकाओं में आपको ये जो दिख रही है, ये एक्सटेंशन, ये क्या है, ये है फ्लैजिला या फिर कशाभिका, ठीक है। तो इनमें कशाभिकाएं होती है, यस, कशाभिका दिख रही है आपको एक सेल पे। तो ये स्पेशल सेल्स है जिसको कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स बोलते हैं, ये सिर्फ आपको पॉरीफेरा में ही देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनका अभिलाक्षणिक लक्षण है, ठीक है, ये चीज यूनिक कैरेक्टर है पॉरीफेरा का, कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स, ठीक है। और ये स्थानबद्ध होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, एक जगह से चिपक जाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। तो अपन ने क्या क्या देखा इसके संरचना में, हमें एक बड़ा छेद दिखा, दैट इज ऑस्क्यूलम, जिसमें से पानी बाहर जाता है। छोटे छोटे छेद दिखे जिनको हम बोल रहे हैं ऑस्टिया, जिसमें से पानी एंटर करता है, ठीक है। फिर हमने देखा बीच में एक कैविटी है जिसको हम बोल रहे हैं स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। फिर हमने बॉडी वॉल की बात की, तो बॉडी वॉल में दो लेयर्स हैं, आउटर और इनर। आउटर को बोलोगे पिनेकोडर्म, ठीक है, जो दो सेल्स, टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी है। एक तो होते हैं चपटी कोशिकाएं जिसको हम फ्लैट सेल्स बोल रहे हैं, एक है अंडाकार कोशिकाएं जिनको हम ओवल सेल्स बोल रहे हैं। ओवल सेल्स आप देखो
तो 2 ओवल सेल्स के बीच में आपको छिद्र दिखाई देगा, ऑस्टिया दिखाई देगा। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर है उसको अपन क्वेनोडर्म बोल रहे हैं, जिसमें स्पेशल सेल्स हैं कॉलर सेल्स, क्वेनोसाइट्स, ठीक है, जिनमें आपको कशाबिका दिख रही है। ओके, अब इन दोनों लेयर्स के बीच में अगेन एक जिलेटिनस लेयर आपको दिख रही है। जिलेटिनस पदार्थ भरा हुआ रहता है, एक लेयर रहती है जिसको अपन बोलते हैं मीजेनकाइम। ठीक है, अब मीजेनकाइम में अलग अलग तरीके के सेल्स मिलते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, मीजेनकाइम में जो सेल्स मिलते हैं, ये जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं ना, एक्चुअली ये मैंने सेल्स बनाए हैं, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, अमीबोसाइट्स। ठीक है, अभी जो अमीबोसाइट्स हैं जो मीजेनकाइम में है, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए भोजन का संचय करना, भोजन का वितरण करना, अलग अलग फंक्शन से करते हैं। कुछ तरीके के जो अमीबोसाइट्स हैं, ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनाते हैं, जिसको अपन वो स्पेशल सेल होते हैं जिनको अपन बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स भी एक तरीके के अमीबोसाइट्स ही हैं, पर ये क्या हैं, ये पोरीफेरा के पूर्ण शक्त कोशिका है। पूर्ण शक्त कोशिका समझते हो आप, ये टोटीपोटेंट सेल है, अविभेदित है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ये पूर्ण शक्त सेल आर्कियोसाइट्स जो हैं, ये किसी भी सेल में विभेदित होकर उसका काम कर सकते हैं, है ना। जैसे जो टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं, वो किसी भी सेल, किसी भी कोशिका का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सेल्स हैं आर्कियोसाइट्स इनके अंदर। तो ये पूछा जा सकता है कि पोरीफेरा में पूर्ण शक्त कोशिका या टोटीपोटेंट सेल कौन से होते हैं, वो होते हैं आर्कियोसाइट्स। वैसे ये स्पर्मेटोजोआ और अंडाणु बनाने का काम भी करते हैं, पर ये अविभेदित होते हैं और ये विभेदित होकर कोई भी सेल का फंक्शन कर सकते हैं, तभी इनको बोलते हैं हम टोटीपोटेंट सेल या अविभेदित सेल। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्कियोसाइट्स पूर्ण शक्त कोशिकाएं हैं पोरीफेरा की। ठीक है, तो ये है कुछ संरचना जो आपको याद रखनी है पोरीफेरेंस के बारे में। तो संपूर्ण शरीर सतह जो होता है वो छिद्रित होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जल की निकासी के लिए अग्रभाग में स्थित छिद्र ऑस्क्यूलम है। शेष सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्र ऑस्टिया कहलाते हैं, जिनसे जल प्रवेश करता है। ठीक है, गुहा है स्पॉन्जोसील, अथवा हम इसको बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ओके, नेक्स्ट इनकी देह भित्ति की बात करें तो 2 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर या पिनाकोडर्म, आंतरिक स्तर या क्वेनोडर्म। जो मैंने अभी आपको बताया, बाहरी स्तर हो गया पिनाकोडर्म और अंदर वाला स्तर हो गया आपका क्वेनोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट कशाबिकीय क्वेनोसाइट्स स्पंज गुहा को आस्तरित करती है। तो जैसे अपन ने देखा था, जो स्पॉन्जोसील है वो लाइंड है किससे, क्वेनोसाइट से। ठीक है, कॉलर सेल्स से, जिनमें कशाबिकाएं। अब इन कशाबिकाओं की ऐसी मूवमेंट की वजह से जो पानी है वो अंदर की तरफ आता है ना, ये अंदर की तरफ पानी को लाती हैं और फिर ऐसे ये बाहर जाता है। तो कशाबिका के मूवमेंट की वजह से एक जल प्रवाह बनता है इसके अंदर। ठीक है, और जल इसमें एंटर करता है। ठीक है, तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्वेनोसाइट्स। ओके, तो एक अपन ने जो मेजर फीचर देखा, जो यूनिक कैरेक्टर है पोरीफेरा का, क्या देखा हमने, क्वेनोसाइट्स, कॉलर सेल्स का होना। दूसरा जो फीचर, यूनिक कैरेक्टर जो हमें इनके अंदर मिलता है, वो है नाल तंत्र या जल परिवहन तंत्र, जिसको अपन बोलते हैं कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इनके अंदर हमें नाल तंत्र, दैट इज कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। कैनाल सिस्टम क्या है, देखिए पानी जो है वो ऑस्टिया के थ्रू एंटर करते हैं, फिर वो कैनाल में जाते हैं, फिर वो कैनाल से होते हुए स्पॉन्जोसील में जाते हैं। ठीक है, और फिर ऑस्क्यूलम से वो बाहर आ जाते हैं। तो ये है आपका कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र जो इनके अंदर मिलता है। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑस्टिया से पानी एंटर हुआ, ठीक है, ये है कैनाल्स, तो ये कैनाल में गया। ठीक है, ऑस्टिया तो क्या है, ये ओपनिंग, यहाँ से ये एंटर हुआ, कैनाल में आया, फिर ये स्पॉन्जोसील में आया और ये बाहर चला गया। तो ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलते हैं, नाल तंत्र। ठीक है, या कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे आपको जो भी दिख रही हैं वो सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये ऑस्टिया है, ये क्वेनोसाइट्स है जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ये स्पॉन्जोसील है,
ये है पिनेकोडर्म, आउटर लेयर जो आपको देखने को मिल रही है, बीच में है मीजेनकाइम, ये है क्वेनोडर्म जो कि कॉलर सेल से बनी हुई। ठीक है, इंग्रेसिंग वाटर मतलब वाटर अंदर आ रहा है थ्रू ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है एंड आउटगोइंग वाटर थ्रू ऑस्क्यूलम। तो ये एक तरीके का कैनाल सिस्टम है, नाल तंत्र है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसी सिस्टम के थ्रू श्वसन, पोषण, उत्सर्जन ये सब हो रहा है इनके अंदर। भाई वाटर जब एंटर करता है वो अपने साथ गैसेस लेके आता है, ठीक है, ऐसे ही वो अपने साथ पोषण लेके आता है, न्यूट्रिशन लेके आता है। तो पोषण, गैसेस ये सब इसके थ्रू आ रही है और उत्सर्जन भी वाटर के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों चीजों में हेल्प करता है इनका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या नाल तंत्र। किस किस में हेल्प करता है? पोषण में, ठीक है, श्वसन में और उत्सर्जन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनल सिस्टम। ओके, डाइजेशन जो है, पाचन जो है, वो इनके अंदर अंतः कोशिकीय होता है, इंट्रासेलुलर। याद है अपन ने देखा था इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का एग्जांपल था पोरिफेरेंस। किन सेल्स में होता है ये? जनरली ये होता है पाचन कोएनोसाइट्स में। जो कोएनोसाइट्स हैं इनके अंदर जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर पाचन होता है। ठीक है, तो पाचन कैसा हुआ? अंतः कोशिकीय हुआ। श्वसन एवं उत्सर्जन सामान्य सतह से गैसों के डिफ्यूजन के क्रिया के द्वारा होता है। उत्सर्जी पदार्थ हमेशा याद रखिए, जो भी जलीय जीव होते हैं जो जल में रहते हैं उनका जनरली जो उत्सर्जी पदार्थ, जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया। तो वो इनके अंदर भी अमोनिया ही है बिकॉज वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो अमोनिया इनके अंदर भी मेन उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, तो आपको मेनली याद रखनी है दो चीजें जो कि यूनिक कैरेक्टर्स हैं पोरिफेरा के। एक तो है कॉलर सेल्स का होना, कोएनोसाइट्स का होना, और दूसरा है ये नाल तंत्र। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें कि ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर कर रहा है, फिर कैनाल्स में जाता है, स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर बाहर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर। ठीक है, दैट इज योर नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम। ठीक है बेटा, सो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं इनके जनन पे, दैट इज रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें दो तरीके का हो सकता है, अलैंगिक, लैंगिक। अलैंगिक जनन दो वेज से हो सकता है, दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो है खंडन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ये तो आपको पता ही है खंडन क्या होता है। दूसरा तरीका है गैम्यूलेशन। गेम्यूल्स इसमें बनते हैं। इस गैम्यूलेशन में क्या होता है? देखिए आपको पता है ना बडिंग क्या होती है, मुकुलन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रा है तो एक बड डेवलप हो जाती है, फिर धीरे धीरे इस पे टेंटिकल्स आ जाते हैं और ये सेपरेट हो जाती है। ये तो होता है मुकुलन। ठीक है, अगर ये बड बाहर की जगह ये स्पॉन्ज के अंदर की तरफ बनने लग जाए, ठीक है, अंदर की तरफ बने, उसको अपन बोलते हैं गैम्यूलेशन। यानी आप बोल सकते हो आंतरिक मुकुलन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? इंटरनल बडिंग हो जाए। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैम्यूलेशन, गैम्यूल्स का बनना, आंतरिक मुकुलन, इंटरनल बडिंग। तो अलैंगिक दो तरीके से, खंडन दैट इज फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा है गैम्यूलेशन, गैम्यूल्स का बनना। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करें तो स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? वो उभयलिंगी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो जननांग है वो एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही जीव पर है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे हम उनको बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, हम इनको हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, और अपन ने एक वर्ड और देखा था मोनोएशियस, याद है ना आपको? तो ये तीनों चीजें एक ही चीज बताती हैं, उभयलिंगी। ठीक है,
तो उभयलिंगी होते हैं पॉरीफेरेंस, इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है या मोनोएशियस है, दैट इज नर और मादा जननांग एक ही जीव पर होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, ठीक है। इनमें निषेचन आंतरिक होता है, आंतरिक मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर निषेचन होता है। पर कैसा होता है? पर निषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए आपको पता होगा दो तरीके का फर्टिलाइजेशन हो सकता है, या तो वो हो सकता है सेल्फ, है ना, या फिर हो सकता है क्रॉस। सेल्फ मतलब सेम जीव के अंदर ही अंडाणु बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है, उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो सेल्फ हो गया। क्रॉस मतलब अंडाणु एक जीव में बन रहा है, शुक्राणु दूसरे जीव से आ रहा है और फिर निषेचन हो रहा है, तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। तो जनरली जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनमें नर और मादा जननांग एक ही जीव में है, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो कर सकते हैं। पर इनके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, पर निषेचन हो रहा है, सेल्फ ये शो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर एक कंडीशन होती है, दैट इज प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी आपको पता है क्या होता है? देखिए दो चीजें होती है, दो टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक होती है प्रोटोएंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी। एंड्री वर्ड एंड्रोशियम से, गाइनी गाइनोशियम से। तो बेसिकली प्रोटोएंड्री मतलब अगर शुक्राणु पहले बन रहे हैं किसी जीव में, जो मेल जननांग है, नर जननांग पहले बन गए और फिर शुक्राणु पहले बन गए उनके अंदर, ठीक है, तो वो प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी मतलब पहले अंडाणु बन रहे हैं, ठीक है, दैट इज प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब पहले, तो प्रोटोएंड्री मतलब पहले शुक्राणु, प्रोटोगाइनी मतलब पहले अंडाणु, ठीक है। तो ये शो करते हैं प्रोटोगाइनी, मतलब पहले अंडाणु बन जाते हैं, ठीक है, पहले अंडाणु बन जाते हैं। अब जितनी देर में शुक्राणु बनेंगे उतनी देर में अंडाणु का लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, वो खत्म होने वाला होता है। तो सेम ऑर्गेनिज्म या सेम जीव के शुक्राणु उनको निषेचन नहीं कर सकते, इसलिए जो दूसरा जीव होते हैं, जो कोई दूसरा पॉरीफेरन है, उसका शुक्राणु आके इसका निषेचन करता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या शो कर रहे हैं? पर निषेचन, दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटोगाइनस है। प्रोटोगाइनस मतलब इनमें अंडाणु पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है, इस और शुक्राणु बाद में होते हैं। तो क्योंकि अंडाणु पहले डेवलप हो जाता है, तो बाहर से जो दूसरा पॉरीफेरन जीव है, वहां से उनके शुक्राणु आकर इसको निषेचित करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर निषेचन आपको देखने को मिलता है। तो अपन ने क्या देखा? उभयलिंगी है, दैट इज बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोएशियस है, ठीक है, नर जननांग मादा जननांग एक ही जीव में मिल रहे हैं। निषेचन आंतरिक है, इंटरनल है, पर कैसा है? पर निषेचन है, दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है। क्योंकि ये कैसे हैं? ये प्रोटोगाइनी है, प्रोटोगाइनस है, प्रोटोगाइनी शो करते हैं, ठीक है। परिवर्धन, दैट इज डेवलपमेंट कैसा है इनके अंदर? इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। क्या बताया था मैंने? अप्रत्यक्ष मतलब, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा का स्टेज आता है इनके बीच में, ठीक है, ठीक है, जो लार्वा जो कि अडल्ट से डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनको देखने को मिलता है, लार्वा अवस्था के माध्यम से इनका डेवलपमेंट होता है। लार्वा का नाम क्या है? इसमें लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, ये मुक्त जीवी लार्वा है, फ्री लिविंग, ठीक है, लार्वा हमें इनमें देखने को मिलता है, एम्फीब्लास्टुला, ठीक है बेटा। तो ये है लैंगिक जनन के बारे में, आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। ये उभयलिंगी है, आंतरिक निषेचन शो करते हैं, पर निषेचन शो करते हैं क्योंकि ये प्रोटोगाइनी शो करते हैं। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट है। लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला, जो कि मुक्त जीवी है, ठीक है, गॉट इट। ये इनके रिप्रोडक्शन के बारे में है। नेक्स्ट हम इनके आते हैं अंतः कंकाल के बारे में, ठीक है। अब इनको सपोर्ट करने के लिए, पॉरीफेरा की बॉडी जो है उसको सपोर्ट करने के लिए इनके अंदर अंतः कंकाल होता है,
जिसको अपन बोलेंगे एंडोस्केलेटन, इनके अंदर मिलता है, जो मीजेनकाइम के अंदर होता है। और अंतः कंकाल इनका किस किस चीज का हो सकता है? या तो वो स्पॉन्जिन तंतु का हो सकता है, स्पॉन्जिन के फाइबर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, उनका हो सकता है, या फिर स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। स्पिक्यूल्स मतलब कांटे। ये कांटे किसके बने हुए होते हैं? स्पिक्यूल्स या फिर कांटे बने हुए हो सकते हैं या तो कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिका के। ठीक है, तो ये आपको एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल इनमें देखने को मिलता है। ये आपको किसके अंदर मिलेगा? मीजेनकाइम में ये चीजें आपको मिलेंगी। मीजेनकाइम याद है ना, मैंने आपको बताया था पिनाकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच की जो लेयर है उसको मीजेनकाइम अपन बोल रहे हैं। उसी में आपको ये अंतःकंकाल वाली जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। या तो फाइबर्स हो सकते हैं जो स्पॉन्जिन के बने हुए हैं, ठीक है, या फिर स्पिक्यूल्स या कांटे हो सकते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने हुए हो सकते हैं। और इसी बेसिस पे, अंतःकंकाल के बेसिस पे ही हम स्पॉन्जेस को वर्गीकृत करते हैं। तो ये वर्गीकरण का आधार है पॉरीफेरा के लिए। पॉरीफेरा के लिए वर्गीकरण का आधार क्या है? अंतःकंकाल। तो कुछ पॉरीफेरेंस स्पॉन्जिन फाइबर्स वाले, कुछ पॉरीफेरेंस कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स वाले, कुछ पॉरीफेरेंस सिलिका के स्पिक्यूल्स वाले। इस बेसिस पे हम पॉरीफेरेंस को डिवाइड करते हैं। वो हम पढ़ेंगे नहीं, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एक फर्स्ट इसका एग्जाम्पल हम जो पढ़ेंगे वो है साइकन। इसको हम साइफा भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है ल्यूकोसोलिनिया। अब इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था, इनमें अरीय सममिति मिलती है, ठीक है। इनमें किस तरीके का तंतु मिलता है, सॉरी, इनमें किस तरीके का अंतःकंकाल मिलता है? इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स मिलते हैं, कांटे मिलते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम क्या याद करेंगे? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, याद रखिएगा। अपन ने पढ़ा था कि अधिकांशतः तो समुद्री होते हैं, पर कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। फिर फोर्थ है यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया है बाथ स्पंज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो एंडोस्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स का मिलता है। स्पॉन्जिन तंतु का एंडोस्केलेटन आपको मिलेगा। और फिफ्थ जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है यूप्लेक्टेला, जिसको अपन बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ये बहुत ही सुंदर होता है। इसको जापान में शादी में, मतलब गिफ्ट की फॉर्म में दिया गया था, ब्राइडल गिफ्ट है ना के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट इसको बोलते हैं, यूप्लेक्टेला इसका नाम है। बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर का जालीदार होता है। इसमें एक क्रस्टेशियन रहता है। क्रस्टेशियन मतलब एक जीव इसके अंदर रहता है, ठीक है, वो है श्रिम्प। एक श्रिम्प जीव जो है वो यूप्लेक्टेला के अंदर रहता है, ये क्रस्टेशियन है, ठीक है। ओके, तो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। साइकन, यूकोसोलिनिया, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स मिलते हैं हमें अंतःकंकाल के फॉर्म में। स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, जिसमें स्पॉन्जिन तंतु मिलते हैं। यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट, जापान में शादियों में गिफ्ट में ये दिया जाता है, बहुत ही सुंदर होता है। क्रस्टेशियन, एक क्रस्टेशियन है, बहुत छोटा सा एक जीव है जिसको हम बोलते हैं श्रिम्प, वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर यूप्लेक्टेला में जो अंतःकंकाल है वो किसका होता है? सिलिका के स्पिक्यूल्स आपको मिलेंगे इसके, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और ये आपको दिख रहा है इमेज है ना, ये है साइकॉन, ठीक है।
ये यू स्पॉन्जिया जिसको अपन बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, ये स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। और ये है आपका यू प्लेक्टेला, ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट जो बहुत ही सुंदर स्पॉन्ज है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। विद दिस हमारा पॉरीफेरा खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। अंग तंत्र संगठन स्तर, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द्विपार्श्व सममिति बायलेटरल सिमेट्री, पूर्ण प्रगुही एवं शरीर का खंडी भवन, ये जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशेषता दर्शाते हैं के लिए सही विकल्प चुनिए। तो एक तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस किस में होता है ऑर्गन सिस्टम, याद करो ऑर्गन सिस्टम एस्केलमेंथीज से कॉर्डेट्स, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री किस में होती है, प्लेटिहेल्मिन्थीज से कॉर्डेट्स, पर अपन एस्केलमेंथीज तक तो आ ही गए हैं तो एस्केलमेंथीज से कॉर्डेट्स लेंगे। पूर्ण प्रगुही मतलब ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम किस में मिलना शुरू हुई थी, एनालिडा से मिलना शुरू हुई थी, तो अब आप एनालिडा से कॉर्डेट्स पे आ गए। और शरीर का खंडी भवन, खंडी भवन किस किस में मिला था, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, मतलब 3 में ही मिला था ना अपने को, तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा बी, यस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, क्योंकि खंडी भवन आपको इन 3 में ही मिलेगा, ठीक है बेटा, समझ में आया। एनालिडा मॉलस्का औरों में भी हो सकता है, पर उनमें हमें फिर मॉलस्का में जैसे हमें खंडी भवन नहीं मिलेगा, तो ये इसलिए ये मॉलस्का तीनों में ही है, तो ये गलत है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, चित्र ए, बी व सी को पहचानो तथा सही विकल्प चुनो। ये क्या है बेटा, जल्दी बताइए इसका आंसर, अभी अभी अपन ने देखा था। यस, क्विकली इन द कमेंट सेक्शन इसको आंसर कीजिए। क्या है ये और ये, यस, ये है साइकिन, ठीक है, ये है यू स्पॉन्जिया और ये है स्पॉन्जिला, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ए, यस। नेक्स्ट, पॉरीफेरा के सर्वाधिक सरल प्रकार के नाल तंत्र में निम्न में से किस विधि से जल प्रवाह होता है। अब जो मैंने आपको डायरेक्शन बताया था ना कैसे जल प्रवाह होता है, सबसे पहले कहाँ आएगा, ऑस्टिया में, उसके बाद कहाँ आएगा, स्पॉन्जोसील में, फिर गया ऑस्क्यूलम में और फिर बाहर। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। स्पंज गुहा से ऑस्टिया में नहीं, ऑस्क्यूलम से स्पंज गुहा में नहीं, ऑस्क्यूलम से ऑस्टिया में नो, ऑस्टिया से स्पंज गुहा में, स्पंज गुहा से ऑस्क्यूलम और फिर बाहर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन से स्पंज की चारित्रिक विशेषता नहीं है, कोशिकीय स्तर का संगठन, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है पॉरीफेरा में, कोशिका संगठन, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। ऑस्टिया की उपस्थिति, यस और नो, अभी अपन ने देखे थे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, ये सही है। अंतः कोशिकीय पाचन दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वो भी अपन ने देखा था कोएनोसाइट्स के फूड वैक्यूल में, यस। काइटिन द्वारा शरीर को सहारा प्रदान करना, नो, काइटिन नहीं है, स्पॉन्जन फाइबर्स या कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के स्पिक्यूल्स ये मिलेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डी। निम्न में से किसका शरीर सरअद्रित एवं द्विकारिक होता है, सरअद्रित मतलब पोरस होता है और डिप्लोब्लास्टिक होता है, यस, द्विकोरिक होता है। तो पोरस आपको मिलेगा ल्यूकोसोलिनिया व स्पॉन्जिला में, ल्यूकोसोलिनिया और स्पॉन्जिला ऐसे दो पॉरीफेरा में आते हैं जिनमें पोरस बॉडी आपको देखने को मिलेगी, और द्विकोरिक होंगे, 2 लेयर्स अपन ने देखी, पिनाकोडर्म, कोएनोडर्म, ठीक है, तो 2 लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी। साइकन एक ऐसे प्राणी वर्ग में आता है जिसे सबसे अच्छा इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, एक कोशिकीय अथवा अकोशिकीय, नो, एक कोशिकीय तो ये होते ही नहीं है। बहुकोशिकीय जिसमें कोई ऊतक संगठना नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है, ये बहुकोशिकीय है पर इनमें टिश्यूज नहीं मिलेंगे आपको। बहुकोशिकीय जिसमें जठर संवहनी तंत्र होता है, जठर संवहनी मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसमें नहीं होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बहुकोशिकीय जिसमें ऊतक संगठना तो होती है परंतु देह गुहा नहीं होती, तो बेसिकली इसमें ऊतक संगठना होती नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। तो आपका स्टेटमेंट सही क्या है बेटा, बी, बहुकोशिकीय जिसमें कोई ऊतक संगठना नहीं होती है, ये साइकन के लिए सही है जो कि एक पॉरीफेरन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में, शरीर में कोशिकाओं का जाल होना, खाद्य पदार्थ का फिल्ट्रेशन करने वाले कशाभिका में कोशिकाओं से अस्तरित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन का होना किस संघ की विशेषताएं हैं? तो बेसिकली खाद्य पदार्थ का फिल्ट्रेशन करने वाली कशाभिकाएं कोशिकाएं, कशाभिका कोशिका मतलब कॉलर सेल्स की बात कर रहा है, तो कॉलर सेल्स इसमें होती है। यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है, तो ये किस में मिलेगा आपको? पॉरीफेरा में। ठीक है, कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स जैसे मैंने आपको बताया, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर, यूनिक फीचर है पॉरीफेरेंस का। जहां भी आप कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स देखो, इसका आंसर पॉरीफेरा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा ही था इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए है बेटा, पॉरीफेरा में स्पंज गुहा कशाप कोशिकाओं द्वारा अस्तरित होती है, जिन्हें कहते हैं। अब ये अपने बहुत बार पढ़ लिया और मैंने आपको बता भी चुका है, तो अब आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। वेरी इजी क्वेश्चन, जरूर आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ओके। नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन ऑल्सो। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा बेटा। अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर आप एक बार में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो घर जाके आप मेरी ये PDF देखिए, नोट्स देखिए, ठीक है, उसको कंप्लीट कीजिए। यस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप साथ साथ पढ़ते पढ़ते, जब मैं पढ़ा रही हूँ तब लिखने की कोशिश करेंगे, तो मेन पॉइंट्स लिखिए, क्योंकि सुनना भी बहुत ज़रूरी है बेटा, तभी चीज़ें समझ में आती है। ओके, ओके देन वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।